एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समा डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी सहेली राबिया शाही। स्क्रीन के उस पार बैठी हमारी सहेलियां हमें लाइव कॉल्स के ज़रिए इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकती हैं। अपनी स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर के ज़रिए हमें कॉल करें, जानिए अपने सवालात के जवाबात, अपने मसाइल के हल हमारे एक्सपर्ट से। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आज का टॉपिक आप सबको बताती चलूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है। कहा जाता है कि औरतों की अटेंशन सीकिंग नेचर होती है, या शायद मर्दों की भी होती है, लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, ये नेचर होती क्यों है, कहाँ से आती है, क्या रीजंस हैं, क्या ये इंसानी फितरत का हिस्सा है या कुछ और। औरतों में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के कई फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम एंड देयर इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन and emotional needs. There's a constant need of cultural, societal, emotional needs. There's a comparison, there are competitions and many more things. तो आज हम मेरी सहेली में इन तमाम फैक्टर्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को एक हेल्दी और बैलेंस्ड वे में मैनेज कर सकते हैं और अपने सराउंडिंग्स को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपको ये तमाम फैक्टर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। वी हैव डॉक्टर सदाकत, ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। वी हैव डॉक्टर खालिद जमील, द बिग ब्रदर। वी हैव अरीशा उस्मान, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर। एंड वी हैव फ़ाइका खान, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। तो डॉक्टर सदाकत, आपसे पहला सवाल है मेरा कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आखिर में है क्या, होता क्या है, क्या ये एक बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंसान के अंदर एक चीज़ है जिसे हेल्दी शेम कहते हैं, या जिसे हम शर्मो हया कहते हैं, जिसकी वजह से हम लिबास पहनते हैं। और ये इंसानों में है। जानवरों में चूँकि आप देखते हैं कि ये शर्मो हया का पहलू नहीं होता, वो लिबास भी नहीं पहनते। और ये वो बुनियादी जज्बा है जो कि सिर्फ़ इंसानों को वदीयत किया गया है, और उनके दिमाग में ये होता है कि उनसे कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे शख्स का जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो। और हिस्टोरिकली जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप उनको बार बार एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने अव्वल आना है, उन्होंने बड़ा बनना है, उन्होंने अहम बनना है, उन्होंने मुमताज़ होना है। तो इसलिए सभी बच्चों में ये एक एहसास उजागर होता है कि एज़ इफ़ आई एम नॉट गुड इनफ ऑलरेडी, तो मुझे कुछ अच्छा बनना है। तो एक ये रेस होती है। एक सोच होती है जिसमें फिर उसमें कम्पेटिटिवनेस आ जाती है। वालिदैन कहते हैं तुमने अव्वल आना है, और उसमें पर्सनल एक्सीलेंस को चूँकि फ़रोग़ नहीं दिया जाता, उसे दूसरों से मुकाबलेबाजी में डाला जाता है, तो उससे बड़ी स्ट्रेस आ जाती है। फिर ज़रा नंबर कम आए तो उससे एहसास बहुत बुरा होता है, बेचैनी होती है, तो उसको हम टॉक्सिक शेम कहते हैं। जो बच्चे और बच्चियां होते हैं 10-12 साल की उम्र तक वो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो ही बलूगत का ज़माना शुरू होता है तो ख़वातीन में कॉन्फिडेंस की 30% कमी हो जाती है, एक सडन ड्रॉप आता है। उसकी एक वजह तो उनकी पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। दुनिया भर में लड़कियों को उस तरह वेलकम नहीं किया जाता इस दुनिया में जिस तरह लड़कों को किया जाता है। एक ज़माना था लड़कियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था, अब उससे तो बहुत बेहतर हैं हालात। लेकिन दुनिया के किसी भी खित्ते में आप देखें तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है। ख़वातीन को सैलरी कम दी जाती है उसी पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए मर्दों को ज़्यादा दी जाती है। ख़वातीन को कुछ ना कुछ लायबिलिटी समझा जाता है, वर्क प्लेस पे भी उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ख़वातीन को एक ख़्याल मिलता रहता है कि वो कमतर हैं, और ये परसेप्शन होता है। हकीकत में ऐसा नहीं, ख़वातीन बहुत लाजवाब दिमाग रखती हैं जो कि मर्दों से पहले मैच्योर होता है। मर्दों का दिमाग 28 साल की उम्र में मैच्योर होता है, तो ख़वातीन का दिमाग जो है 25 साल की उम्र में मैच्योर होता है। लेकिन उन्हें जो इनपुट दी जाती है उससे उनको काफ़ी लगता है कि हम कमतर हैं और कुछ करके दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। और ये जो शेम का एलिमेंट है फिर उन्हें बहुत पढ़ने लिखने पे भी मजबूर करता है, बड़े बड़े ओहदे हासिल करने पे भी मजबूर करता है। पर पीछे एक ख़्याल होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ ऑलरेडी, तो मुझे अटेंशन लेने के लिए मेकअप भी करने की ज़रूरत है। आप देखिए ख़वातीन को तैयार होने में ज़्यादा वक्त लगता है, मर्दों को तैयार होने में उनका एक सूडो कॉन्फिडेंस है कि ज़रा कपड़े झाड़ के तो जहाँ भी उन्होंने जाना हो तो वो चल पड़ते हैं। उनका ख़्याल है कि ऑलरेडी बेहतर हैं,
मर्दों को एक वहम ये काफ़ी होता है और ये वहम उनको नुकसान दे रहा है। एजुकेशनल सिस्टम में आप देखें, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़के तालीम में पीछे हट रहे हैं, लड़कियां वो पोस्टें हासिल कर रही हैं जो कि पहले मर्द हासिल किया करते थे। तो शेम का ये वक्ती फ़ायदा जो होता है जिसमें लड़कियां तरक्की करती हैं, ये कोई ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं है, इससे घुटन पैदा होती है। इसमें वो पीएचडी भी कर जाएँ, बहुत कामयाब भी हो जाएँ, शोहरा आफाक भी हो जाए, तो उनकी फीलिंग वहीं की वहीं रहती वहीं है, रह जाती बुरी है। जी फीलिंग। बिल्कुल। तो डॉक्टर खालिद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि औरतें जो हैं अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसे कौन से तरीके, ऐसे रवैये अपनाती हैं कि प्रोमिनेंट हो जाएं? अब बीवियों के अलग तरीके होंगे, बेटियों के अलग तरीके होंगे, गर्लफ्रेंड्स के अलग तरीके होंगे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं स्ट्रेट अवे बिल्कुल डायरेक्टली बगैर तमहीद के एक दो सिनेरियोज आपके सामने पेश जी करता हूँ। बिल्कुल। आई थिंक वो उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ समझ आएगी। आज से बहुत बहुत पहले की बात है, जब मैं हाउस ऑफिसर था तो म्यो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। जी तो वहाँ पे तकरीबन हर इमरजेंसी में एक आध खातून ऐसी आती थी कि पता लगता था कि बैठे बैठे उसकी आवाज़ बंद हो गई और उसने बोलना छोड़ दिया। अब हम नए नए डॉक्टर बने थे, तो जो बोलना बंद कर दे उसको हम एफेजिया कहते हैं, और जो एफेजिया होता है ये फालिज में होता है। अगर किसी को फालिज होगा तो फिर फालिज की दूसरी निशानियां भी होंगी, मतलब उसका राइट साइड का हाथ कमज़ोर होना चाहिए। तो हम शुरू शुरू में जब पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन करते तो हमें समझ ही नहीं आती, उस ज़माने में कोई सीटी स्कैन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। फिर अल्टीमेटली जब हमें समझ में नहीं आता तो हमारा मतलब, और उस ज़माने में मज़े की बात बताऊँ आपको, डॉक्टर साहब को पता होगा कि सीनियर्स लोग इमरजेंसीज में होते ही नहीं थे, वो हाउस ऑफिसर्स को ही हैंड ओवर करके चले गए होते थे। तो एक हमारा चाचा नियामत हुआ करता था, ही वॉज बेसिकली अ स्वीपर इन म्यो हॉस्पिटल, अल्लाह से जन्नत नसीब करे। तो उसने कहना, डॉक्टर साहब मैं तुम तरीका दसा इधर इलाज दा। तो मैंने कहना, क्या तुम क्या बताओगे मुझे? तो उसने ना, एक अमोनिया लिक्विड होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी पंजेंट होती है, तो वो रुई में डबो के तो वो ला के देता और कहता जी इधर मुंह पे हाथ रखो तो ये नक ते रख दियो। तो वो थोड़ी देर तक सांस नहीं लेती थी, ना लेती थी, और थोड़ी देर के बाद फिर वो चीख के बोलती और बोलना शुरू कर देती और गालियाँ देना शुरू कर देती। तो इस तरह उसका जो ये एफेजिया था बोलने का, ये ठीक हो जाता। अब जब हम हिस्ट्री लेते तो 100%, नॉट 99%, 100% हमें ये पता लगता था कि आज उसको या सास ने कुछ कहा है, या मियाँ ने उसे मारा, या किसी ने कोई ऐसा मामला हुआ, और उसके बाद जब उसका अपना रिएक्ट करने का जो कुव्वत थी या बर्दाश्त थी वो ख़त्म हो गई। सो दैट इज़ हाउ शी वेंट इनटू दिस स्टेट। दूसरा सिनेरियो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक दफ़ा इसी तरह एक लड़की आई, ये कसूर का इलाका था वहाँ से, तो उसने कहा कि जी मेरी बाजू नहीं हिलती। तो अच्छा, अब वो पहले में भी देख लें कि जब वो ना बोली तो वो अटेंशन सीकिंग थी ना, वो लोग जो उसको गालियां दे रहे थे वही उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर आए, जूस पिला रहे थे, एंड दे वर ट्राइंग टू हेल्प हर। इस सिनेरियो के अंदर शी केम फ्रॉम कसूर। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि जी इसका हाथ फालिज हो गया, इसके हाथ को। अगेन हम लोग नए नए डॉक्टर थे, अब तो खैर फ़ौरन हम पहचान लें। तो मैंने ना उसको कहा, उसने कहा हाथ नहीं हिलता, तो मैंने चुटकी काटी। तो मैंने कहा चुटकी काटूंगा तो हिलाएगी, तो उसने नहीं हिलाया। मैंने फिर पेपर पिन ली और वो उसको चुभोई, तो वो तो बिल्कुल नहीं हिली वो। फिर मैंने उसका हाथ ऐसे उठाया और ऊपर लेके गया, तो मैं कहा बेटा इसको नीचे लेके आओ, थोड़ा तो ज़ोर लगाओ ना। तो कहने लगी सर नीचे नहीं आता। अब अगर उसको फालिज होता तो हाथ तो गिर जाता ना। हाँ जी। तो दैट इज़ हाउ आई कॉट हर। उसकी जब हिस्ट्री मैंने ली तो उसकी हिस्ट्री ये थी कि शी वॉज मैरिड, हर हस्बैंड वॉज नॉट इन पाकिस्तान, ही हैड गॉन टू दुबई, और शी वॉज बीइंग मोलेस्टेड बाय समबडी फ्रॉम विद इन द फैमिली। तो अब वो किसको बताई जाके, वो क्या करे? तो वो अपने उसको करने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, ताकि उस पर तवज्जो दें, ये सारी बातें बता। फैमिली उसको हाँ, तवज्जो दे।
तो ये इस किस्म के सिनेरियो जैसे डॉक्टर देखते हैं। तो अरीशा, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ पे तो देयर इज़ अ कांस्टेंट नीड कि पीपल आर ऑन दी रन, के व्यूज़ आ जाएं और ये सारी चीज़ें कि लोग हमें देखें, हमें सुने, तो ये एक अटेंशन सीकिंग आई थिंक फैक्टर आता है इस फील्ड में। तो आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ों को? आपने कभी देखा हो कि लोग जो हैं वो भाग रहे हैं कि भाई हमें व्यूज़ मिल जाएं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि जो वुमेन है वो अटेंशन सीकर्स होती हैं, क्योंकि शायद लोग भी उस तरह से जो अब जैसे कि आप देख लें कि जो औरतें होती हैं उनको उस तरह से उनको जो बेसिक उनके राइट्स हैं उनको नहीं दिए जाते, ठीक है। और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ना अपने आप को फील करती हैं कि हम शायद इस कंपटीशन में पीछे हैं। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जिसकी वजह से वो भूल जाती हैं कि हमें फिर भी हमें हमारी कोई लिमिटेशंस है, हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है और फिर क्या कहते हैं, ये इस तरह के इशू सामने आते हैं। जी। फ़ायका एज़ एन एजुकेशनिस्ट, यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां होती हैं तो नई नई कहते हैं ना कि नए नए ज़रा पढ़ लग गई हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां आती हैं, कॉलेजेस में भी यही सीन होता है कि कोशिश करती हैं यूजुअली लड़कियां कि अटेंशन सीख करें विद लाउड एंड एक्सेसिव टॉकिंग एंड सीकिंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड सच थिंग्स। तो एज एन एजुकेशनर, एज अ लेक्चरार, आपने कभी देखा है कि अपने इर्द गिर्द लड़कियों को इस तरह के बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हुए? बिल्कुल मैंने देखा है, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। जी जी। तो लड़कियां ऐसी ऐसी भी होती हैं जो टेंशन सीकर होती हैं, और ऐसी भी होती हैं जो कि अपनी कारकर्दगी से ही अपने आप को जो है वो ऊपर लेकर आती हैं। बट देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो होती हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने आप को ऊपर लाने की, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा, जिस तरह से हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसी तरह से हर लड़की भी या हर फीमेल भी एक तरह से नहीं होती। कि अगर हम कहें कि सब लड़कियां जो यूनिवर्सिटी आती हैं या सब फीमेल्स जो हैं वो टेंशन सीकर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत मैंने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है जहाँ पर जो है वो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स थी, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास थे। लेकिन मेरे ख्याल से लड़कियाँ जो हैं वो हम हर फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की इसलिए कर रही हैं, इसलिए नहीं कि वो अटेंशन सीकर हैं, इसलिए कि उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि ख़ुद ब खुद शो ऑफ होती हैं। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर सदाकत, अगर हम देखें तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हैं। यूजुअली जो औरतें इस तरह के बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होती हैं वो ट्राई करती हैं कि बात बात पर धमकियां देना कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, और अगर ये अटैम्प्ट करती भी हैं तो वो इस तरह से करती हैं कि कोई उनके आसपास और उन्हें बचा लिया जाए, या किसी से बात करना छोड़ देना, खाना पीना छोड़ देना। तो ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं एज अ साइकेट्रिस्ट? ये क्या रीजंस होते हैं ऐसे बिहेवियर्स के? अच्छा, पहले मैं एक गलतफहमी यहाँ दूर कर दूँ कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है या धमकी देता है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँगा, तो इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि ये अटेंशन सीख कर रहा है। ये उससे बात ज़रा आगे की है, बढ़ के बात है। जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ कोई इरादा ज़ाहिर करता है या कदम उठाता है, चाहे वो छोटा-सा हो, वो शदीद बीमार है नफ़सियाती तौर पर। लोग जीना चाहते हैं अगर वो हेल्दी हों, लेकिन अगर उनको डिप्रेशन हो या वो नफ़सियाती तौर पर हेल्दी ना हो, तो फिर उनका अपने आप को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर करना, डेलिब्रेट सेल्फ हार्म करना या अपने आप को ख़त्म करने की बातें करना या अटेम्प्ट करना उसका हिस्सा है। तो इसको कभी भी इस पस मंज़र में नहीं लेना चाहिए। चाहे किसी भी वजह से कोई जब शख्स या ख़ातून ये कहता है या कहती है कि मैं बेमकसद समझती हूँ अपनी ज़िंदगी और मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ और मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो इसको अटेंशन सीकिंग के पस मंज़र में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मसला है तो उसको एड्रेस करना चाहिए वैसे नॉर्मल ज़िंदगी में। अटेंशन सीकिंग को बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी बात नहीं है। सभी इंसान अटेंशन चाहते हैं, सभी इंसान खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अहम दिखना चाहते हैं, मुमताज़ दिखना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ख़वातीन ज़्यादा इसलिए ये तगोदो करती हैं कि उन्हें आसानी से माना नहीं जाता। आप देखें कि घरों में लड़कों को कुछ भी नहीं कहा जाता, वो जो मर्ज़ी रवैये ख़राब करें, लेकिन लड़कियों के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा होता है कि उनको बड़ा मेटिकुलस होना है, ऑर्गेनाइज्ड होना है, उन्हें ऐसे चलना है, उन्हें ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसा ये करना है। तो लड़कियों को चूँकि बहुत ज़्यादा ये बीज बोए जाते हैं उनके लिए कि वो ज़रा कमतर हैं, तो उन्हें फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़रा सब ज़्यादा करना ज़ोर पड़ता है। लगाना पड़ता है। इससे नताइज तो अच्छे निकलते हैं, लेकिन ज़हन में जो घुटन होती है वो नहीं जाती। और लड़कों के साथ भी ऐसा ही है। दुनिया में जितने लोग भी तरक्की करते हैं, उनमें से 80% के तरक्की करने की वजूहात मुस्बत नहीं होती। वो यही शेम से निकलने की कोशिशें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दौलत, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे पर्स या इस तरह की कोशिशें, ज़्यादा डिग्रियाँ, ड्रेसिंग सेंस। ज़्यादा शोहरत, ये सब कुछ अपनी उस शेम से निकलने की नाकाम कोशिशें होती हैं। और जब हम कुछ भी हासिल कर लेते हैं तो हमें वक्ती तौर पर लगता है कि हम शेम से निकल गए हैं, लेकिन फिर चंद दिन के बाद लगता है कि नहीं, हम तो वापस वैसे के वैसे ही हैं। उसी तरफ जा रहे हैं। और ये जो एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, जिन्हें हम अटेंशन सीकिंग कहते हैं, ये सारे एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है सोबर बिहेवियर्स के साथ, जैसे तहम्मुल है, बुर्दबारी है, मतानत है, जिसमें आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें आप अंदर से इत्मीनान महसूस करते हैं, पर आप भंगड़े नहीं डाल रहे होते। तो ये जो ज़िंदगी है, सोब्राइटी, दुनिया में साइंस ने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया 100 साल पहले तो आप के। कहना चाह रहे हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर औरतों का एक एडिक्शन है? नहीं, ये औरतों का नहीं, ये मर्दों का भी, हर एक का। सभी। यानी तवज्जो हासिल करना, चाहे उसके लिए कोई पटाखा ही फोड़ना पड़े, कोई ऐसी हरकत करना जिससे, जैसे आप देखें कि घर में मेहमान आए हों तो बच्चे आके वैसे ही तंग करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी तरफ तवज्जो चाह रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम कॉन्स्टेंटली दूसरे इंसानों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहे। हम उन्हें इस वजह से ऐसा कह रहे होते हैं कि जिस मुकाबले में हम उनको डालना चाहते हैं, वो उस मुकाबले में अव्वल नहीं आ रहे होते। हम उन्हें ये कहने की बजाय कि अपने ख़ुमीर के मुताबिक अंदर से उभरो, हम उन्हें ये कह रहे होते हैं कि दूसरों को गिरा के या पीछे हटा के तुम आगे बढ़ जाओ। और ये जो कम्पेटिटिवनेस है, जो कम्बैटिवनेस है, और जो अपनी बात मनवाने की एक हसरत होती है हर एक में, कि अना है जिसमें, जो कि वो कह रही होती है कि तुम्हारी मर्ज़ी चलनी चाहिए, जिससे कि बहुत ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो अटेंशन सीकिंग भी एक वन ऑफ दी एडिक्टिव बिहेवियर्स है, यानी नशई रवैया है। नशई रवैया हम उसको कहते हैं जब आप किसी एक शय के पीछे पड़ जाते हैं और आप उसी शय को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हो। जैसे कोई वर्कहॉलिक है तो वो अपने कारोबार और उस चीज़ में बहुत उलझा हुआ नज़र आता है। कोई इसी तरह दूसरे ऐसे रवैये होते हैं, कोई गैम्बलिंग में नज़र आता है। हत्ता कि इसमें बहुत अच्छे रवैये भी होते हैं जो नशई रवैये होते हैं, जैसे कि सोशल वर्क करना। ये एक नशई रवैया है कि अपनी ज़िंदगी को भूल के, अपने घर को भूल के दूसरों की सोशल वर्क ज़िंदगी करना, तबलीगी हाँ, दौरों पे निकल जाना अपने घर वालों को छोड़ के। इसी तरीके से बाज़ लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 9-9 एमए किए हुए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई तुक बनती है कि कोई बंदा 9 सब्जेक्ट में एमए करे और अमली काम ना करे, हर वक्त किसी अगले इम्तिहान को पास करने के बाद लॉरल्स लेना चाहे, वाह चाहे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारे एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छे भी नज़र आते हैं। अप्रिसिएशन चाहती हैं मतलब औरतें। डॉक्टर खालिद, अगर आपको याद हो कि लास्ट जब आपसे मुलाकात हुई थी तो डॉक्टर बासित भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि मर्द जो हैं वो आज भी औरत को कमतर समझते हैं। तो क्या यही वजह है कि औरतें एहसास कमतरी का शिकार हैं? वो यही वजह है कि औरतें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स की तरफ जाती हैं? देखिए, मैं एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें कोई भी औरत को कमतर नहीं समझता और कमतर है भी नहीं। अब जो अटेंशन सीकिंग वर्सेस हमने कर दिया ना फीमेल, उसके दो पहलू हैं। आई थिंक उनको मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बयान करना चाहता हूँ और सादे लफ्ज़ों में। देखिए, इसके एक नेगेटिव
एक अटेंशन सीकिंग होती है और एक पॉजिटिव Positive. अटेंशन सीकिंग होती है। मिसाल के तौर पे एक लड़की है, उसकी शादी हुई और वो आई, शी वांट्स कि उसका मियाँ उसको तारीफ़ करे। उस तारीफ़ के लिए, बिकॉज यू सी फीमेल जो होती हैं उनका, अगर आप बायोलॉजिकली देखा जाए तो मर्द की जो ताकत है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है, उसका सॉलिड होना होता है, ही इज़ लाइक अ रॉक। फीमेल उसके मुकाबले में एक ऐसी जिससे मोहब्बत की जाए, जिसकी तारीफ़ की जाए, उसके अंदर एक नज़ाकत होती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है और ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर उसको अटेंशन सीकर बनना है और वो अपने मियाँ के लिए बनना है, अपनी फैमिली के लिए बनना है, तो बिल्कुल ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन मैं यहाँ लेकिन कुछ कहना चाहूँगा, आप जी, बाद में मैं कवर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ये एस्पेक्ट उस वक्त बन जाता है जब अगेन मैं आपको बताऊं कि उसी लड़की को जब घर पे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस लड़की को उस घर के अंदर मियाँ की तरफ से या फैमिली की तरफ से, तो उसको एक रिलीफ के तौर पे आप एज अ डॉक्टर, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी सी एक मैं मिसाल देने लगा हूँ आपको। हेडेक सबसे ज़्यादा जो कॉमन इस वक्त औरतें अटेंशन सीकिंग के लिए डॉक्टर के पास आती हैं, वो या सर का दर्द होता है या गर्दन का दर्द होता है। अब एज अ डॉक्टर अगर एक लड़की 21 साल की, 20 साल की गर्दन का दर्द या सर का दर्द करे तो वो हमें आमतौर पे समझ में नहीं आता, जी। कोई चोट भी नहीं लगी। अब उसमें मुझे याद है एक मैंने क्लिप चलाया था और वो बड़ा वायरल हुआ था और उस पर मुझे बहुत लोगों ने अच्छा भी कहा तो बुरा भी कहा। तो मैंने उसमें बताया था कि अगर किसी को हेडेक हो, तो अगर माथे पे हेडेक हो तो इसका मतलब होता है साइनसिस का प्रॉब्लम है। अगर एक साइड पे हो तो माइग्रेन, दोनों साइडों पे हो तो टेंशन। और अगर कोई शख्स आके कहे ना कि मुझे यहाँ दर्द होता है, बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द स्कल, तो ये साइकोलॉजिकल होता है। Sorry, sir. Sorry to cut you out. We have Faisal Qureshi. He's an actor with us on an audio call. Hello, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम। Welcome to मेरी सहेली. थैंक यू। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स इन वुमेन. तो आप क्या कहेंगे कि आपके नज़दीक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हैं क्या? आई थिंक थोड़ा सा मेरे ख्याल से जिन लोगों को नहीं मिल पाती है अटेंशन, की बात है, वो इस तरह की कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रॉपर सारी अटेंशन मिल रही होती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। अच्छा, तो मर्दों में ज़्यादा ये नेचर पाई जाती है या औरतों में, या दोनों में आप आई डोंट कहेंगे? नो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं शायद मर्दों में ज्यादा है या औरतों में ज्यादा है। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट बैठे हैं तो वो बता सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी लड़कों से ज्यादा दोस्ती रही है और उसमें हमने देखा है कुछ बॉयज ऐसे थे जिनको ये मसले मसाइल रहे जी. कि उनको जरा टेंशन मिलती रहे। लेकिन यूजुअली लोग सोशल मीडिया पर भी व्यूज़ के लिए अटेंशन ज़रा लेना चाहते हैं, तो क्या टैक्टिक्स डिफरेंट वो यूज़ भी करते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो इसमें तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब हाँ वो आपको एक ऐसी बात करेंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए और उसके बाद जब अगर आप उनको जवाब देते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हम वी नीड योर अटेंशन एंड नथिंग एल्स। और जब उनको अटेंशन मिल जाती है तो वो बात खत्म हो जाती है। तो लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें। हमारे यहाँ खामखा लोगों को शौक है अटेंशन लेने का। सर, अभी रिसेंटली आपकी वालदा की भी एक स्टेटमेंट थी जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस ने मोल्ड करके यूज़ किया है, तो क्या ये, हालांकि वो ऐसी थी नहीं कोई स्टोरी बिहाइंड दैट, तो क्या वो जो पेजेस थे उन्होंने जो इस तरह की स्टोरीज को मोल्ड करके यूज़ किया, क्या ये उनके टैक्टिक्स थे अटेंशन सीकिंग के? हाँ, देखिए ना, इस वक्त ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो यूट्यूब है या इंस्टा है या और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, पीपल नीड क्लिक। उनको जी. क्लिक चाहिए, उनको लाइक्स चाहिए, उनको ट्रैफिक चाहिए। तो आप कोई भी इंसान को अच्छी बात करें, उससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर
जो है वो लोग इस तरह से अटेंशन देते हैं। लोगों का भी अटेंशन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है। मैं बड़ा हँस रहा था जब ये सारी बातें आई, तो हालांकि आई टोल्ड अम्मी के इसकी कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी दे दी। मैं फिर भी हंसता रहा। और लोग जिस तरह से बातें सुना रहे थे, मैं इस बात पे हंस रहा था कि उनको कभी माओ से डांट ही नहीं पड़ी है, या उनकी माएँ कभी या उनके अब्बा जो है उनसे नाराज़ ही नहीं हुए। जी तो इट वॉज फनी। लेकिन ये हकीकत है कि हाँ, ये आज के दौर में सोशल मीडिया पे छोटी सी बात को, अगर कोई सीधी बात भी है, उसको आप थोड़ा एडिट कर लें, या उसको आप थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं इसको, उस पर कोई कमेंट ऐसा लिख दें, तो वो बात जो है वो कहीं से कहीं चली जाती है। फैसल, आप जिस फील्ड में रहते हैं, आपकी सराउंडिंग्स में तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होती है, क्या एहसास कमतरी होती है लोगों में जो इस तरह के रवैये को अपनाते हैं? एहसास से कमतरी तो नहीं, मैं कहूँगा कि लोगों को बस आज के ज़माने में ना पैसा कमाना है, तो वो पैसा कमाने के लिए लेकिन वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। दे कैन टॉक एनीथिंग। मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता हूँ, किसी के भी हवाले से कोई भी बात चल रही होती है। अभी मुझे बल्कि रात में मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी कि आपका कोई घर है गुलबर्ग ग्रीन में, वो बिक रहा है। मैंने कहा भाई वो ड्रामे में मेरा घर था, मेरा असल में थोड़ी है। तो उसने कहा नहीं, लेकिन वो तो लगा हुआ है ऐसा ही है। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भाई नहीं बेचना, तुम चाबियां मुझे दे दो। तो उसके सर, बाद सोशल उनका मीडिया का जवाब नहीं कितना आया। फैक्टर होता है, कितना रोल होता है उसका इन सारी चीज़ों में? लोगों पे असर पड़ता है। लोग कुछ चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं। लोग, मुझे लगता है कि पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, जबकि लोगों को अंदाजा है कि आखिर में स्टोरी बिल्कुल ही कुछ और निकलती है। बट द प्रॉब्लम इज, आई हैव नो आइडिया व्हाई पीपल आर सो जजमेंटल फॉर एनीवन। आप, एक चीज आती है, किसी ने शादी कर ली, उसके ऊपर इनको मसला हो जाता है। किसी की तलाक हो गई, उससे मसला हो जाता है। किसी ने सिगरेट पी लिया, उससे इनको मसला हो जाता है। लोग इतना जजमेंटल होके जो है वो बिहेव करते हैं। तो लगता है जो वो सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी शायद गलत ना किया। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे सामने कर रहे होते हैं और हमें पता भी होता है कि वो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए? यू नो, इग्नोर इट। मैं लोगों को कहता हूँ, हालांकि मैं जब शो करता था, मैंने बहुत लोगों को समझाया कि आपका ये बिहेवियर जो है, इस चक्कर में एक मॉडल थी, उसने खुदकुशी तक कर ली थी जी जस्ट जी बिकॉज ऑफ दीज कमेंट। तो किसी की आप जान, किसने अपनी जान ले ली, लेकिन किसी एक कमेंट ने उस लड़की को कितना हर्ट किया होगा। आप सोचें कि उसकी उस खुदकुशी का जिम्मेदार वही इंसान होगा ना। वो बेशक वो लड़की जानती है, वो इंसान जानता है कि किस कमेंट के ऊपर हुआ, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। जी जी तो लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ आप करके पैसा कमा रहे हैं, ये हराम है। बेहतर ये है कि आप कोई बेहतर चीज कर रहे हैं। मैं अशफाक साहब की कल कुछ मुझे किसी ने एक चीज भेजी, मैं पढ़ रहा था, वो मैं आज सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा। जी। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग इतना जल्दी जो है वो पढ़ने के बाद या सुनने के बाद शुरू ही हो जाते हैं एक बात के पीछे। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खालिद, साइंटिफिक एज ए न्यूरो, आप क्या कहेंगे कि क्या साइंटिफिक रीज़न होती है औरतों की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को अपनाने की? नहीं, मैं टोटली क्या एग्री कोई दिमाग का खलल है ये? हाँ, नहीं खलल नहीं है। आई थिंक दिस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेचर। और मैं बेसिकली आपको बताऊं कि जितनी औरतों में अटेंशन सीकिंग होती है, मर्दों में भी कम नहीं होती। आप ये सड़क के ऊपर देखें, जो लड़के वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? ये अटेंशन सीक कर रहे होते हैं। आप उन लड़कों को देखें जिन्होंने चुटिया बना के और अपने बाल वो किए हुए होते हैं, दैट इज़ अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग। अच्छा, इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, छोटा बच्चा होता है, जब उसको घर में कोई ज़्यादा अहमियत नहीं मिल रही होती तो वो कोई चीज़ तोड़ देगा या कुछ कर लेगा। तो इसी तरह औरतें, तो मैं जो बात कर रहा था उसको मुख्तसरन आपको फिर बताऊं कि इसके पॉजिटिव नुमाया पहलू भी तो हैं ना। आप अटेंशन सीकर होते हो, आप चाहते हो कि जी, कुछ लोगों के अंदर ये बड़ा पॉजिटिव जज्बा होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। मुझे याद है, मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं जब पहली दफ़ा वहाँ गया तो मैंने एक बोर्ड देखा, तो उस बोर्ड पे 5
एक ही आदमी के 5 बोर्डों पे पांचों पे नाम लिखे हुए थे, एक बोर्ड खाली था। तो जब मैंने उसको देखा तो उसने मैट्रिक में टॉप किया था, एफएससी में टॉप किया था, सोर्ड ऑफ ऑनर ली थी, आर्मी का कॉलेज था। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने अपने दिल में ठाना कि मैं 6 बोर्डों में मेरा नाम होगा। अब उसको अचीव करने के लिए आई हैड टू, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं हालांकि उस 8वीं से 12वीं जमात में था, तो मैं अटेंशन सीकर था कि मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊं, मैं टॉप करके दिखाऊं। और जब मैं पास आउट हुआ वहाँ से तो माय नेम वाज ऑन द 6 बोर्ड्स। सो दिस इज अ पॉजिटिव बिहेवियर नहीं, आपके दिमाग में ऐसे कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ये अर्ज बढ़ती है कि हाँ भाई हमें ये करना है, अटेंशन सीख करनी है? देखिए वो भी 2 किस्म की हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि एक रिवॉर्ड होता है, वो फिर एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एडिक्शन हम उसे कहते हैं कि जब उसके बगैर आप रह ना सकें, आप बार बार वो रिवॉर्ड लेने की कोशिश करें और सेटिस्फाई हों, ये नेगेटिव आ जाता है। लेकिन उससे पहले पहले अगर आप एक अच्छा काम करें और आपको अवार्ड मिले और उसमें खुद नुमाई भी नज़र आ जाए तो आई थिंक उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। और ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को प्रोमिनेंट, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने में और अपने मर्द को या जो तरीका है, तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। इसी तरह जब उनके ऊपर कोई मसला आएगा, परेशानी आएगी और उनका मियाँ उनकी बात नहीं सुनेगा, घर वाले उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो टेंशन सीकर के तौर पे या तो बीमार बनने का, मतलब वो मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो शो करेगी। बाज़ औक़ात उसकी वजह से वो जनरली बीमार भी हो जाती है। ये फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है, ये जो आम लड़कियों को गर्दन में दर्द, बाजू में दर्द, कोई वजह नहीं होती। सिंपली वजह ये होती है कि दे आर सो मच स्ट्रेस्ड इन द फैमिली और कोई उनका कैथारसिस करने वाला नहीं होता, उनकी बात सुनने वाला नहीं होता और वो फिर अपने आप को नुमायाँ करती हैं। और तीसरा पहलू जिस तरह अभी ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ आजकल बहुत सारा जो नुमायाँ करना है, ज़रूरत से ज़्यादा। आप देख लें, मैं नाम लिए बगैर, मुझे कुछ टिकटॉकर्स थी जिन्होंने उस नाम के खुद को एक्सपोज किया जी, जी। या उस किस्म के शूट्स किए, एंड दैट वाज ओनली टू गेन अटेंशन, एंड देन अगेन नॉट ओनली टू गेन अटेंशन फॉर पर्सनल रीज़न बट टू मेक मनी ऑल्सो। तो ये बहुत सारे इसके एंगल्स हैं जो सोशल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, और अल्टीमेटली एक स्टेज वो भी आ जाता है जिसको हम यानी पागलपन की हद तक ले जाते हैं। और मेरे ख्याल में एडिक्शन, डॉक्टर साहब इससे बेहतर क्या बता सकते हैं कि एडिक्शन बताते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो आपने पूछा सवाल कि कौन से केमिकल्स हैं, तो वो डोपामीन है जिसकी एक कंटिन्यूस फ्लो चाहिए ये महसूस करने के लिए कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मुमताज़ हूँ। और इसी चीज़ को हम फिर एडिक्शन की दुनिया में देखते हैं कि जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक मैं पहले ये बात भी बताना चाहूँगा कि मर्द औरतों को कमतर नहीं समझते। मर्द जो है वो औरतों की तरफ बहुत कशिश रखते हैं और वो कशिश आप उसी चीज़ की तरफ रखते हैं जिसको आप बरतर समझते हैं। मर्दों का जो पहला वास्ता जिस औरत से पड़ता है वो माँ है, और कुल कायनात बच्चे की काफ़ी अरसे तक माँ होती है, और फिर जब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है तो वो दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। अगर आप देखें तो जो बीवी होती है ना, वो वैल्यू एडिड माँ है, जिसे पंजाबी में ये भी कहते हैं कि गुज्जी माँ है। तो वो वैल्यू एडिड माँ है जिसे एक्चुअली दुल्हन बनाने के लिए वो 250 लोगों को लेके जाता है ताकि कहीं खाली हाथ ना लौटना पड़े, इतना एहतमाम करके जाता है। तो जब वो घर में आ जाती है तो मर्द फिर भी उसको अटेंशन ही दे रहा होता है, लेकिन खुद उसकी बीवी में अंदर डीप डाउन ये बिलीफ होता है कि वो कमतर है, और वो एग्जिबिट कर रही होती है ऐसे बिहेवियर जिससे उसके अंदर का बिलीफ सामने आ रहा होता है, और ये बात जल्द ही उसके खामद को महसूस होने लगती है कि इससे इतना चौंचले करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके बगैर ही ठीक है। यानी आप देखें कि कोई खातून अपने खामद को कॉल करती है, खामद पिक नहीं करता, वो एक और कॉल कर देती है, वो पिक नहीं करता, वो एक और कॉल कर देती है, 2-4 मैसेज भी भेज देती है। तो ये इससे मैसेज क्या जाता है, आपका कोई दोस्त आपके साथ ऐसे नहीं करेगा कि वो आपको कॉल कर रहा है
और आप पिक नहीं कर रहे तो वो बार बार करी जाए। वो तवक्को रखेगा और वो कॉन्फिडेंट होगा कि जब आप फुर्सत में होंगे तो आप जल्दी कॉल बैक करेंगे। लेकिन जो बीवी है वो जब ऐसे रवैये डिस्प्ले करती है कि खामन ने कोई बुरी बात कही, उसने कहा कोई बात नहीं, तो ये एक टेस्ट डोज होती है जो खामद देते हैं। जब टेस्ट डोज में वो कोई रिएक्शन सामने नहीं आता तो फिर पेंसिलिन का पूरा टीका उसे लग जाता है। तो ये इस तरीके से मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में। एक चीज़ जो है कि जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि इसकी एक पॉजिटिव साइड है, इट लुक्स पॉजिटिव, कि आप अपने आप को नुमायाँ करने के लिए, मुमताज़ साबित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहें, ये बहुत गुड इनफ रीज़न नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बेस्ट परफॉर्म करना चाहें, जिसे पर्सनल एक्सेलेंस कहते हैं। जैसे आप एक डो को रखते हैं बेकिंग के अंदर और वो उभरना शुरू होता है, अपने अंदर से उभरना शुरू होता है खुमीर की वजह से जो उसके अंदर होता है, और फिर आँच लगती है उसको और सारे घर में खुशबू फैल जाती है। तो हम इंसानों के अंदर एक खुमीर है जिसको आँच से हम उभार सकते हैं, इस वजह से कि फ़लाँ ऐसे कर रहा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, या उसके नंबर ऐसे हैं, या उसका घर ऐसा है, या उसके इतने फॉलोअर्स हैं तो मुझे भी इतने फॉलोअर्स करने हैं। तो ये एक ऐसी रैट कंपटीशन में रेस बात आ है जाती है। जिसमें आप कभी हमारे नहीं साथ एक जीतेंगे। कॉलर मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो उसको मैं टाइम देना चाहता हूँ पर मेरे से दिया नहीं जाता और वो गुस्सा करती है हर टाइम मेरे पे, और जब मैं बात करता हूँ ना उससे तब भी वो फिर लड़ाई ही करती रहती है। तो इसका कोई हल बता दें मुझे। जी, क्या हाल है इसका? क्वेश्चन पूरा नहीं समझ आया। वो कह रहे हैं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो मुझे ताने देती रहती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो। तो मैं कैसा क्या करूं कि वो खुश हो जाए? कैन आई चेंज योर गर्लफ्रेंड? देखिए मैं Simple आपको as that. बताऊं कि ये एक बात, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी किसी ज़माने में जिसका नाम था ही इज़ नॉट दैट इनटू यू, और ये एक किताब थी एक्चुअली, ही इज़ नॉट दैट इनटू यू, जिसको फिर उन्होंने फिल्म बनाई थी कि लड़कियों को समझ नहीं लगती, दे आर सो कन्फ्यूज्ड कि एक लड़का जो है वो उन्हें टाइम नहीं दे रहा और वो फिर भी उससे अच्छी उम्मीदें रख के बैठी हुई हैं। और ये जो एक जो बिहेवियर है लड़कों का, वो बड़ी इंडिकेशंस दे रहे होते हैं लड़कियों को, खुली इंडिकेशंस, इशारे दे रहे we होते are not हैं कि interested. मैं सीरियस कोई नहीं हूँ, लेकिन लड़की एक अजनबी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में और लोग भी होते हैं, जब आप उन्हें कहते हैं कि आप मिलते नहीं हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। हमें उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। जब कोई हमें कहता है ना कि टाइम नहीं है, कहते हैं अच्छा मेरे लिए टाइम नहीं है। यानी एक वालिद या वालदा या बीवी को जब कोई कहता है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, कहते हैं मेरी प्रायोरिटीज़ में तुम 9वें नंबर पे हो और मैं तो अभी दूसरे तीसरे नंबर पे चल रहा हूँ। तो जो स्ट्रेट टॉक होती है, जब हम तासब करते हैं और अपने प्यारों को एंग्जाइटी से बचाने के लिए खुल के बात नहीं करते, तो उससे फिर ये मसाइल बढ़ते बढ़ रहते जाते हैं। अच्छा फायका, आप क्या कहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कॉलर को? देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि बिल्कुल हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो करती हैं, तो माइट भी हो सकता है कि जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो इनकी प्रायोरिटी में ना हो इसीलिए शायद उनको टाइम नहीं देना चाहते। देखिए एक प्रैक्टिकल अगर हम होकर सोचें तो एक दिन में हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं। ऑब्वियसली हमने डिवीजन की हुई होती है कि हमने ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है, ठीक है। हाँ, अगर वो ये समझती हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड है कि वो सारा दिन उनसे बात करें, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत होती है और फिर शादी के बाद यही मसले होते हैं कि जी अब क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं है ना आपसे बात करने को। जब आप साथ रहते हैं तो इतनी कोई बात तो आप नहीं कर सकते कि हर टाइम आप जो है वो दें। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रैक्टिकल होके सोचें तो एक इंसान वैसे भी हर टाइम एक ही इंसान से कॉन्टीन्यूसली बात तो नहीं कर सकता, दिन में हज़ारों और काम होते हैं जो उसको करने होते हैं। हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम।
जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं अमीशा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, देयर इज अ गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा ना लाउड है और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लाउड हो के अपने आप को ज़ाहिर करती है, और फिर हर किसी के साथ मेरी तारीफ करो, कोई नहीं करता तो एग्रेसिव बिहेवियर भी दिखाती है। तो एज अ कोलीग ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होता है, और साथ में उसको ना कुछ कहो तो फिर वो भी गलत चीज़ होती है। तो हाउ टू टैकल दीज गर्ल्स व्हाइल इन अ वर्क प्लेस? तो मुझे ये बताएं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं अपने कॉलीग्स के साथ रहते हुए। जी, ठीक है। जी, डॉक्टर खालिद, क्या कहना मैं चाहेंगे? थोड़ा सा, मुझे आप ब्रीफ कर दें। वो कह रही हैं कि जिस कंपनी में काम करती हैं ना, उनकी जो कॉलीग्स हैं ना, वो बहुत लाउड और एक्सेसिव होके ना अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, और कि मेरी तारीफ़ें करो, मेरे मेरे बारे में ही बात करो, अगर ना करें तो नाराज़ हो जाती हैं, माइंड कर लेती हैं। तो कह रही कैसे इनको हैंडल कर सकते हैं? I think to be very straightforward and not being a doctor, being a very simple Yes. person, ये तो जो आपका सोशल रिलेशनशिप होता है ना, जो बिहेवियर होता है ना, उसके अंदर मैंने तो ये सीखा है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांग रहे होते हैं, आप उनको अटेंशन ना दें, आप इग्नोर भी ना करें, जस्ट रिमेन न्यूट्रल। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उस हद तक जबकि आपको उससे कोई नुकसान की वो ना हो। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जो बॉसेस होते हैं या हमारे जो मालिक होते हैं, तो हमें उन लोगों को चापलूसी करके ही अपने काम निकालने पड़ते हैं। जी, अगर आप उनके साथ रूड हो जाएंगे तो आपको निकाल देंगे। सो देयर इज़ ऑलवेज अ बैरियर, देयर इज़ ऑलवेज अ बिगिनिंग। तो आई थिंक जो वो सवाल कर रही हैं उसका कोई लंबा चौड़ा जवाब है ही नहीं है। वो यही जवाब ये है कि जहाँ आपको लगता है कि जेन्युइनली तारीफ़ की जा सकती है तो करें। आज से बहुत साल पहले डेल कार्नेगी की एक किताब थी, और मैंने तो बहुत कम उम्र में वो पढ़ी थी, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। बहुत सी बातें अच्छी की हैं उनमें। एक उसने कहा था कि उस शख्स जिसमें वो गुण हो उसकी तारीफ़ करें तो वो खुश होता है, और उसको पता भी चल जाता है कि वाकई ये मेरी तारीफ़ कर रहा है। हर आदमी को पता होता है, जिस जो उसकी एक आदमी की शक्ल बहुत अच्छी नहीं है लड़की की या लड़के की, या नाक बहुत चपटा है उसका, तो आपको जी क्या कमाल का नाक है आपका तो वो आप चापलूसी करेंगे तो पकड़ा जाएगा, अंदर से उसको पता होगा कि ये मस्का लगा रहा है। तो आई थिंक उस हद तक करें, अदरवाइज डोंट केयर। जिन लोगों ने आपको गिले करते रहना है, दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ द नेचर। हमारे यहाँ बहुत से लोग कंप्लेनेंट होते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है। वो जिस माहौल में भी जाएंगे उन्होंने वहाँ पे जाके कंप्लेन करनी होती है कि जी बॉस अच्छा नहीं है, मेरा कुलीग अच्छा नहीं है, मेरा पियोन अच्छा नहीं है, मेरी तनख्वाह अच्छी नहीं है। तो इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो टॉलरेंट होते हैं, यू सी दे फील ओके। तो मेरे ख्याल में वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा था कि जो मुश्किलात होती हैं वो हालात में नहीं होती, वो ख़यालात में होती हैं। यू कांट चेंज अदर पीपल, बट यू कैन ऑलवेज चेंज योरसेल्फ। डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे पूछ रही कि इन्होंने तो कह दिया कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ कर देनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल थोड़ा सा फ़र्क है। एक सलाहियत होती है जो वर्क प्लेस पे वैसे भी ज़िंदगी में भी हर जगह काम आती है, उसको मेटकॉग्निशन कहते हैं, कि आप दूसरे के दिमाग में झांक सकें, आप ये जान सकें कि उसमें क्या चल रहा है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप मियाँ बीवी हैं या घर के अफराद हैं या वर्क प्लेस पे इकट्ठे काम करते हैं, तो आपका एक दूसरे के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप ये अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाह रहा है, आपका रिस्पॉन्स जो है वो तसल्ली बख्श नहीं हो सकता। अगर आप इग्नोर करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो आप तंग होंगे कि आपने एक ये नई ड्यूटी पकड़ ली है वर्क प्लेस पे। लेकिन आसान तरीका ये होता है कि जो बंदा कोई चीज़ चाह रहा होता है तो आप उस चीज़ का ज़िक्र कर देते हैं कि क्या आप ये चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आपके सामने बैठ के कह रहा है वर्क प्लेस पे कि मेरी शक्ल ज़रा वाजबी सी है, तो वो क्या चाह रहा है? कि हम उसकी तारीफ़ करें। हम उसकी तारीफ़ करें। तो आप उससे तारीफ़ नहीं करते, बल्कि आप उससे ये कहते हैं कि आप तारीफ़ चाह रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि उसके लिए आप अपने अंदर से तलाश करें, आपको बहुत अच्छी खूबियाँ अपनी मिल जाएंगी।
इसी के साथ हमारे साथ पास एक और कॉलर मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और जी कहाँ से? जी मैं यसिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा ये सवाल है या मुझे एक सजेशन चाहिए कि मेरी जो वाइफ है शी इज़ वेरी लविंग, लेकिन एक मसला है कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगती है। मैं एक जॉब डूइंग पर्सन हूँ, तो मुझे सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मैं जब घर आऊँ तो वो कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, और अगर मैं उसे बाहर ले जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं उसके साथ हूँ तो कहेगी सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं उसे समझाने पे हूँ, थोड़ा सा डांट दूँ, तो वो बेहोश हो जाएगी। और वो मुझे नहीं पता कि वो वाकई हो जाती है या वो इस तरह से अटेंशन सीख कर रही होती है मेरी। अब मैं इस वजह से बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस इशू की वजह से। मुझे काफ़ी ज़्यादा इशूज इस वजह से हो रहे हैं। जी देखिए, जितने भी मर्द ये शिकायत करते हैं कि बीवी बीवियाँ उनसे टेंशन अटेंशन मांगती है, ये गड़बड़ मत होते हैं। हम्म, मतलब ये नहीं दे रहे होते अटेंशन, और उसके लिए ये इनके पास बड़े बहाने होते हैं। जी जी और गर्लफ्रेंड को आमतौर पर तो अटेंशन देते हैं। आज तो एक बदनसीब कह रहा था कि गर्लफ्रेंड से भी मसले हैं। अमूमन उस ज़माने में जब अभी शादी नहीं हुई होती और मुलाकात का वक्त रखा होता है, तो पहले हमेशा मर्द पहुंचता है और वो चाहता है कि मुलाकात तादेर जारी रहे। और जब तक अभी बात बनी नहीं होती, राज़ी नहीं होता महबूब, तो तब तक वो कितने हरबे इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाहर या मर्दों के कॉलेज के बाहर लड़कियां खड़ी हों। हमेशा कनेड कॉलेज के बाहर आपको लड़के खड़े नज़र आएंगे कि अंदर से लड़कियां निकलेंगी तो उनको हम अटेंशन देंगे, कुछ हम ऐसा करतब करेंगे कि वो हमें पसंद करने लगे, और उसके लिए वो आउट ऑफ दी वे जाएंगे। लेकिन जब कोई एक हल्का फुल्का भी ग्रीन सिग्नल सिग्नल उनको मिल मिल जाए, तो उसके बाद वो लेड बैक होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिलसिला फिर आगे अगर उनकी तो इसको ये ज़िंदगी भी तो में कह सकते हैं कि हासिल हो जाए तो खाक बराबर। नहीं, असल मसला तो यह है कि फिर वो कॉन्करर का एक रोल है ना, कि एक इलाका फतह किया। पुराने ज़माने में कुछ बेवकूफ़ फातहीन हुआ करते थे जो एक जगह हमला करते थे, उसको हमें बिला मकसद हमला करते थे, फिर उसको वो फतह कर लेते थे, फिर वो अगले इलाके को फतह करने चल पड़ते थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दुनिया में ऐसा रवैया नहीं पाया जाता। तो मर्दों के अंदर भी एक चीज़ ये होती है कि कितनी लड़कियां हैं जो उनकी ज़िंदगी में पटती हैं, क्योंकि हर मुसलमान मर्द जो है उसके ख्वाबों में एक से ज़्यादा लड़की का हक है। उसके ख्वाबों में ख्वाबों, उसकी सोचों में, यानी मोनोगमस नहीं होता। मुसलमान मर्द या हमारे मुआशरे का मुसलमान मर्द कह लें कि वो मोनोगमस नहीं होता। उसके अंदर वफा का एलिमेंट नहीं होता कि एक ख़ातून से वो अपनी ज़िंदगी को जोड़ के रखे। और जो पॉलीगैमस बिहेवियर है, ये बेसिकली एनिमल बिहेवियर है। आप देखिए, एनिमल्स पॉलीगैमस होते हैं, उनको तो बल्कि किसी चीज़ का ही ख्याल नहीं होता। तो जो इंसान है वो बेसिकली, उसके दो दिमाग हैं, एक जानवरों वाला दिमाग और एक इंसानों वाला दिमाग। और इंसानों वाला दिमाग जो है वो जानवरों वाले दिमाग के ऊपर हावी होना उसका ज़रूरी है, वरना वो जानवरों वाली हरकतें करेगा। और आप समझ लें कि जानवरों वाला दिमाग ताकतवर ज़्यादा होता है, समझदार कम होता है, और इंसानों वाला दिमाग समझदार ज़्यादा होता है, ताकतवर कम होता है। तो आप यूँ समझें कि जानवरों वाला दिमाग जो है वो एक तरह से आर्मी चीफ होता है, और जो इंसानों वाला दिमाग होता है वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करते हैं तो भारी कौन पड़ता है? डिपेंड कि कौन सा मुल्क है। मैं मैं तो इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा। तो मुझे बताइए नॉर्मली कौन सा हावी होता है? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अगर देखा जाए ना, तो जो इंसान की एवोल्यूशन हुई है ना, लाखों साल तक हमारा जो प्रिमिटिव माइंड था उसके ऊपर सेरेब्रल कैप आई है जी। और ये जो सेरेब्रल कैप आई है, इसको आए हुए को बहुत देर नहीं हुई। 10,000 साल। हाँ, हमारे यहाँ जो पहले, और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि हमारे यहाँ जो
आम जानवर थे उन्हीं की तरह इंसान भी चला करता था। और फिर होमो इरेक्टस आया कि वो खड़ा होना शुरू हो गया, टांगों पे चलना शुरू हो गया। जब टांगों पे चलना शुरू हो गया तो उसके हाथ फारिग हो गए। तो अब उसने कहा कि मैं इन हाथों से क्या करूं, तो उस हाथों से उसने बहुत से काम करने शुरू कर दिए, जानवरों को शिकार करने के लिए नेज़े बनाने शुरू कर दिए वगैरह वगैरह करते करते, और फिर अल्टीमेटली दैट डिफ्रेंशिएट्स, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, दैट डिफ्रेंशिएट। लेकिन हमारा जो एनिमल माइंड है वो दिमाग के अंदर मौजूद है अभी भी। मैं इस सवाल के जवाब में बस एक जुमला कहना चाहता हूँ। मेरी एक किताब है तीसरा पहलू, तो उसके फ्लैप के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि औरत जब तक मर्द की पहुंच से दूर रहती है तब तक वो उसके लिए सबसे ज़्यादा हसीन और दिलकश होती है। ऐसा ही यूं ही वो मोहब्बत का इकरार कर ले, मर्द के लिए औरत की अहमियत कम हो जाती है, जबकि औरत के लिए मर्द की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और उसकी वजह ये है कि औरत इकरार करके कैद हो जाती है जी जी बिल्कुल, और मर्द इकरार सुनकर आज़ाद हो जाता है। देखिए, औरत को ये समझ लेना चाहिए कि उसको एक टर्मिनल एल्यूसिवनेस की ज़रूरत है, यानी वो हाथ से मुट्ठी से फिसलती हुई रेत की तरह है। और अगर आपकी मुट्ठी से रेत फिसल रही है तो आप क्या करेंगे? आप मुट्ठी और बंद कर देंगे या एक और हाथ नीचे रख देंगे? आप बड़ी ताकि वो एहतियातें करनी शुरू कर देंगे। तो आप ये समझे कि मर्द को कभी ये यकीन नहीं होना चाहिए कि ये मफ्तू हो गई है पूरी तरह। हाँ, आई थिंक ये एक मैसेज भी अपनी बेटियों के लिए है। मैं तो अक्सर कई अपनी टॉक्स के अंदर और क्लिप्स के अंदर ये बताया है कि जो मैं दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। लाइक, मर्द और औरत कोई अफजल नहीं है, कोई बेहतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। नंबर 2, मोहब्बत जो मर्द को औरत से होती है, औरत को मर्द से बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा शदीद किस्म की मोहब्बत होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है औरत को फ़तेह करने का, ये बहुत अरसे से रहा है। और जहाँ एजुकेशन जितनी कम होती है वहाँ पे अब भी है। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं वहाँ पे उनकी अमारत की निशानी ये होती है कि इसके पास औरतें या बीवियाँ कितनी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ आजकल के दौर में जो हम रह रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए कि हमें औरत और मर्द को उतनी ही स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को। इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड हैप्पी मैरिज लाइफ, एक जितनी स्पेस दें, एक जितनी इज्जत दें। मेरे नज़दीक जो लड़की होती है, या द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि मुझे मेरा आई ऑलवेज डू इट एंड आई ऑलवेज फील कि औरत को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली टैकल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए। अब ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। अब मैं अगर गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ ना, तो माई वाइफ इज़ सिटिंग इन द कार, मैं हमेशा दरवाज़ा खोल देता हूँ, इससे कुछ भी नहीं जाता। बट यू नो दैट शोज़। इसी तरह घर के अंदर बहुत से छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं कि जी घर में ये अल्ट्रेशन कर लें या कुछ फर्नीचर चेंज करना है, वी गिव अ चॉइस टू द वाइफ, उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देखिए, इसमें ये बुनियादी तौर पर समझने की भी ज़रूरत है कि औरत का जो प्यार है वो एक हार्मोन से ओरिजिनेट करता है, मोटिवेटेड होता है, उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जबकि लेकिन आई थिंक वो मर्दों में भी होता है थोड़ा सा, मर्दों में वो थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन ज़्यादातर उसके जो मेल डोमिनेंट हार्मोन है, तो वो जो उसके साथ उसका मिक्सचर बनता है, जो कम्बिनेशन मर्द के प्यार की बनती है, उसमें ज़रा एग्रेशन और औरत के प्यार में ज़रा डेप्थ होती है, और उसमें सेक्सुअल एलिमेंट नहीं होता औरत के प्यार में। मर्द के प्यार में सेक्सुअल एलिमेंट ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है, और ये जानवरों में भी देखने में आता है जो नर हैं, और ये इंसानों में भी देखने में आता है। लेकिन आप देख लीजिए कि वो जो डोमिनेंट फैक्टर है हार्मोनल, वही जानवरों में भी मजबूर करता है कि हर मादा जो है वो इंतज़ार करती है कि नर आएगा। और मर्दों में, इंसानों में भी ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ख़वातीन में कि पीछे आना मर्द का हक है। इस हक को अगर वो तस्लीम कर ले तो बात बन जाएगी। अच्छा, मेरा आप सबसे ये सवाल है, अरीशा से और फायका आपसे भी, कि जब एक औरत को किसी मर्द से मोहब्बत होती है
तो किस किस्म के सिग्नल्स देती है कि उसे उसकी अटेंशन मिले? अलीशा, आप क्या कहना चाहेंगी? किस किस्म के सिग्नल्स देती है कि उससे प्यार हो गया? हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, और मोस्टली तो इन जनरल अगर बात की जाए तो लड़की ज़्यादा बोलेगी, एक्सप्रेसिव नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन स्माइल कर देगी आपको देखकर, या कोई ऐसी बात कर देगी जिससे आपको थोड़ा सा ना मतलब कि इशारा हो जाता है। मेरे ख्याल से लड़कियां ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती। फायका, आप क्या कहेंगी? जैसे आपकी बात थी अटेंशन सीकिंग की, तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर आता है कि अटेंशन सीकिंग करने के ना चंद बिहेवियर होते हैं। जैसे आजकल हमारा सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें आगे बढ़ना और ये जो दौड़ है एक आगे बढ़ने की और कुछ हासिल करने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें वो एक अपने आप को मनवाना और अपने आप को उभारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। बहुत से जगहों पे ऐसा होता है कि वो अपने आप को शो बहुत करवाती है ताकि शी मस्ट बी प्रोमिनेंट फीचर हो। तो ये एक एलिमेंट है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आई थिंक मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट तो नहीं, लेकिन हाँ सिमिलर है। मेरे ख्याल में जो लड़की है, अगर वो चाहती है कि शी शुड बी अट्रैक्टेड, तो उसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए मर्द को। जी, सुन ले हमारी सहेलियां सुन और ले। जो करा दे फिर वो इंटरेस्ट लूज कर देता है लड़का। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप वर्क प्लेस की बात करें। जी मैं वर्क प्लेस की भी और उसके अलावा भी मैं उस पर भी आने लगा Anyway, हूँ। मैं universities इवन भी हो हस्बैंड एंड वाइफ की भी बात करने लगा हूँ। तो एक तो ये है कि उसको थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। नंबर 2, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं मर्द को लेना चाहिए, यानी उसको समझना चाहिए दैट शी नोज दैट शी विल नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये भी एक बहुत क्योंकि ये जो होता है ना हमारे यहाँ, देखिए मोहब्बत हासिल करने का जो सफ़र होता है ना, तब तक वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही होती है और अच्छी लग रही होती है। जब उस मंजिल को आप पा लेते हो दूसरी मंजिलों की तरह, तब उसकी अहमियत कम हो जाती है। आप मैट्रिक का इम्तिहान आपकी मंजिल होती है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा काम ये होता है कि मैं मैट्रिक पास करूं। डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि जब औरत का मोहब्बत हो जाए, मेरा सवाल है कि उसको अगर हो गई है तो वो किस किस्म के सिग्नल्स देती है? उस सिग्नल में जो सबसे बड़ा सिग्नल है ना, ये अगेन राज की बात तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगेन आप उन सिग्नल्स के अंदर अपनी बेकरारी बहुत ज़्यादा शो ना करें। और बेकरारी अगर आप शो भी करनी है तो ये ना शो करें कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। और कभी कभी उसको थोड़ा सा डिस्टेंस और इग्नोर ज़रूर करें। डॉक्टर साहब शाई अवे करने के लिए कह रहे हैं। आपका सवाल एक्चुअली उससे शाई अवे कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मैं डॉक्टर साहब आपको दोबारा कहूँगा कि उनका सवाल ये है कि जब कोई लड़की आपकी चाहत में मुब्तला होती है तो वो क्या सिग्नल देती है? Am I right? Yes, exactly. देखिए, जब लड़की जब सिग्नल देगी वो तो इसी चीज़ का देगी ना, that she is interested। वो क्या है? वो जैसे इन्होंने कहा, वो एक स्माइल भी हो सकती है, वो एक इमोजी भी हो सकती है, इमोजी भी हो सकती है। बिल्कुल यही तरीके हो सकते हैं ना। जी जी। लड़की तो इतना ब्लंटली नहीं कहती। अब हमारे यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना, आई लव यू, मतलब ये बेसिकली ये होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को, मर्द को ख़ास तौर पे उतनी अहमियत नहीं, उतनी सिक्स सेंस नहीं दी जितनी लड़की को दी है, कि वो किसी को देख के कि ये शख्स किस नीयत से या किस तरीके से देख रहा है मुझे, मर्द से पहले पहचान लेती है। तो उसके सिग्नल्स भी फिर इसी किस्म के होते हैं। बट जनरली आई थिंक अब हमारी तो उम्रें ऐसी आ गई हैं कि हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस तो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें थी नहीं। लेकिन एकेडमिकली अगर देखा जाए ना, तो जो लड़की होती है उसको जो सिग्नल देने होते हैं उनके अंदर बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उन सॉफ्ट के अंदर वो ब्लंटली ये सारी बातें नहीं कर, वो कहलवाना चाहती है। बिल्कुल, इसलिए वो अपने आप को प्रोमिनेंट करती है। वो कहलवाना चाहती है। देखिए, अगर वो लड़की गूंगी नहीं है तो वो आजकल बोल देती है, क्योंकि ये बहुत
डॉक्टर साहब अपने बचपन को याद करके ऐसा सोच रहे हैं मैं कि तो फिर लड़की- डॉक्टर साहब जब से इस उम्र में आया हूँ जी तो जाहिर है मुझे तो पुरानी बातें ही अच्छा, तो एक तो यह है कि आजकल की लड़की बोल देती है, लेकिन जो पुराने ज़माने की बात या हमारे टीनेज की बात कर रहे हैं, और अगर कोई लड़की पसंद करती है तो बाज़ औक़ात तो वो भाई बना लेती है सीधा, यानी दोस्त बना लेगी, भाई बना लेगी, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अगर ट्रांजिशन लड़की आएगी। पसंद कर रही है तो भाई क्यों बनाएगी? ये आपको नहीं समझ आ सकता। मैं लड़की ये हमारे ज़माने की बातें हैं। अच्छा। यानी ये मॉडस ऑपरेंडाई है, ये तरीका वारदात था। पहले भाई बनाते हैं फिर बंदा। अब आजकल पहले दोस्त बनाते, अच्छा। लड़कियां टू बी ऑन द सेफ साइड पहले दोस्त बना के चेक Friends। करना चाहती हैं कि छिछोरा तो नहीं है, शोखा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो इससे ज़्यादा तो सेफ तरीका कोई और नहीं हो सकता कि कमिट करने से पहले आप जानकारी लें कि कैसा बंदा है। ये डेटिंग का एक हमारे यहाँ लोकल तरीका भी है कि यूनिवर्सिटी में साथ Understanding। पढ़ते हैं तो 8-10 लोग लड़के लड़कियाँ आपस में एक दूसरे से ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, और अल्टीमेटली उनमें से फिर कोई रिश्ते को बदल के शादी के रिश्ते में भी ले जाते हैं। लेकिन बहुत 40-50 साल 60 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे भी लड़कियों के ज़हन में उस तरह की चीज़ें नहीं होती जैसे लड़कों के ज़हन में होती हैं। तो वो भाई बना के भी बाज़ औक़ात उनकी तमन्ना पूरी हो जाती है कि भाई चाहत का कोई रिश्ता तो बन गया, और उसको फिर बाद में बदल लेना। इवन माँ बाप भी जब कह रहे होते हैं कि भाई को चाय दो, भाई को ये करो, तो माँ बाप को भी पता होता है कि कल को हो सकता है हमने इनका आपस में रिश्ता करना हो। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि क्या कोई लड़की डिटरेंट फील कर रही है तो शी विल कीप द डिस्टेंस। अगर कोई करीब आ रही है, थोड़ा सा कुर्बत कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी चाहत को एक्सप्रेस कर रही है। अगर वो आई कांटेक्ट कर रही है तो वो चाहत को एक्सप्रेस कर रही है, अगर वो स्माइल कर रही है तो वो चाहत को एक्सप्रेस कर रही है। अगर वो कोई ऐसे सवाल आपसे पूछ रही है, ये सबसे अहम है, ऐसे सवाल आपसे पूछ रही है जिसके जवाब उसको पता है, तो वो अपनी चाहत का इज़हार करेगी। अच्छा, अभी हमारे कॉलर ने ना भी एक बहुत सीरियस क्वेश्चन किया था कि जब भी अपनी बीवी को वो डांटते हैं ना तो वो बेहोश हो जाती हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो नेगेटिव बिहेवियर्स ही क्यों अपनाती हैं? सिंपैथी रहने के लिए? हाँ, आई थिंक उससे पहले हम इस पे बात कर भी चुके हैं कि सर में दर्द की बीमारी, फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी, बिकॉज उसकी वजह ये होती है कि इसमें भी दो कंडीशंस हैं। एक बाकायदा साइकेट्रिक कंडीशंस होती है और वो हिस्टेरिकल कंडीशन होती है, हिस्टीरिया भी कहते हैं। वो बच्चियां होती हैं जिनको फिर बाद में दौरे भी पड़ते हैं। वो इस किस्म की बहुत सी घरेलू परेशानियों की वजह से वो अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, कन्वर्शन हो जाता है उनके अंदर। ये जो बहुत सा जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं और बाज़ औक़ात असर कहते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी आ जाती है। नॉर्मल कैटेगरी जिसमें तो ये एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की बहुत बड़ी मिसाल होती है कि जब घर में मियाँ से बीवी की ना बनती हो, घर में हर वक्त डांट डपट चलती रहती हो, और मियाँ अब जो बीवी है वो उससे ज़्यादा शी कांट टेक एनी मोर बुलशिट फ्रॉम द हस्बैंड, तो वो फिर अपने आप को कोई ना किसी तरीके से किसी बीमारी में या किसी कंडीशन के अंदर वो मुब्तला कर लेती है। और अगेन आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने ये नोट किया है कि गुड अबाउट 25 to 30% ऑफ द पीपल और द वुमेन आई कम अक्रॉस, उनकी अगर हिस्ट्री में लेके देखता हूँ तो उनके अंदर कोई ना कोई ये एलिमेंट आ जाता है। हमारे यहाँ आजकल 2-3 चीज़ें और बड़ी कॉमन हो गई हैं। वो जिस तरह हमने लास्ट टाइम शक पे बात की थी, हमारे यहाँ जब से ये सेल फ़ोन आया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई है ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन केसेस आते हैं। फिर नंबर 2, टाइम ना देना। मर्द के पास भी इतना टाइम नहीं है और शायद औरत के पास भी टाइम कम है, कम्युनिकेशन कम हो गई है। और फिर यानी मैं औरों की क्या मिसाल दूं, हम अपनी मिसालें दे रहे होते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने फ़ोन पे बैठा हुआ हूँ, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, तो 4 लोग कंपनी के लिए इकट्ठे आए थे
लेकिन वो अपनी अपनी कंपनियों में लगे हुए हैं, आपस की जो कंपनी जिसके लिए आए थे वो नहीं किया उन्होंने। तो आई थिंक ये एक चेंज सोसाइटी में, जिस तरह डॉक्टर साहब बड़ा राइटली कह रहे थे, व्हेन वी वर टीनेजर्स, तो हमारा जो लाइफस्टाइल था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। हमें पता था कि अगर हमने किसी को फ़ोन पे बात करनी है और किसी हॉस्टल में फ़ोन पे बात करनी है तो 4-4 घंटे हम वेट करते रहते थे और फिर जाके कोई फ़ोन का नंबर मिला करता था। तो अब तो थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। तो इसलिए आई थिंक हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को जो इस वक्त के हालात हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए। मैं तो आई ऑलवेज एडवाइज माई चिल्ड्रन, मेरी तो खैर बेटी माशाल्लाह बड़ी, दे आर ऑल मैरिड, बट आई ऑलवेज टोल्ड देम वन थिंग कि 3 काम ज़िंदगी में कभी भी ना करो। एक तो अपने जो सीक्रेट्स होते हैं कुछ हर आदमी के ना, जो वो डोंट शेयर इट, ना लड़कों के साथ ना लड़कियों के साथ जी। और नंबर 2 यू सी एक्सेसिबल ना रखो। लड़की उस वक्त तक खूबसूरत होती है और दिलकश होती है जब तक वो एक्सेसिबल नहीं है। Nobody don't give a chance to anybody that he can say anything to you कि मैं किसी की तारीफ कर दो। अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने कहा था कि अपना आई कांटेक्ट, ये डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बॉडी लैंग्वेज। यू नो, आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो किसी में मजाल नहीं है कि आपकी तरफ वो नज़र उठा के देख सके। बिल्कुल। अगर कोई शख्स नज़र उठा के देखता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, तो आई कांटेक्ट कम रखे। तो आई थिंक देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, दोबारा कंटिन्यू करते हैं, कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? मैं इमरान बात कर रहा हूँ से। मैंने आपसे एक सवाल ये करना था कि मैं अपनी वाइफ को भी कुछ कहता भी नहीं हूँ, गुस्से में होता हूँ तो पहले ही रोना शुरू कर देती है। तो इससे हम इंसान गुस्सा करे या उससे प्यार करे, क्या करना चाहिए इस पे? जी, क्या कहेंगे? कुछ कहते भी नहीं है, वो रोने लग जाते हैं। देखिए ना, ये शायद शेर हैं, तो शेर को देख के तो रोना आ जाता है। तो इन्हें सोचना चाहिए कि जिसे आप प्यार करने के लिए लाए हैं, तो अगर आप उसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं या कंटेम्पचुअस बिहेवियर करते हैं, जो नुक्ताचीनी की अगली स्टेज है, तो फिर उसके खौफ में मुब्तला होने के इम्कानात तो हैं कि वो कबल अज़ वक्ती। बहुत सी ख़वातीन होती हैं वर्क प्लेस पे भी, उनको कोई फीडबैक भी दे देना अगर बॉस के आपने काम ठीक नहीं किया तो वो रोना शुरू कर देती हैं। तो ये, और रोना जो है ना, ये औरतों का हक है। यानी आप तस्लीम कर लें कि ख़वातीन की जो सदियों पुरानी बेबसी है उसका इजहार रोने से है, और रोना औरतों का हक है। तो इस हक से ज़्यादा नहीं, महरूम ना करें, महरूम ना करें उनको। आपको नहीं लगता कि हमारे कॉलर ने काफ़ी रोमांटिक क्वेश्चन किया है? नहीं, क्वेश्चन सिर्फ रोमांटिक नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा एग्जेजरेटेड क्वेश्चन भी है। क्योंकि बेचारे परेशान है ना कि अभी मैं कुछ कहता भी नहीं और वो रोने लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, इसका मतलब है कि वो तो बहुत प्यार करने वाले हैं, तो देयर समथिंग रॉन्ग विद द वाइफ। लेकिन आई थिंक प्राइमरीली ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई वजह होती है, ना, तभी अगर कोई खामद बीवी को सिर्फ इतना कह देना कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, या अपने बच्चों को अगर आप कह देते हैं कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इट्स गुड इनफ। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। अगर असर होना होगा तो इसका हो जाएगा। और कोई ख़ातून अगर अपने खामद से नालां है तो उसके लिए इतना कह देना काफ़ी है, क्योंकि ख़वातीन के पास एहतसाब का हक़ मुआशरती तौर पर, मजहबी तौर पर ज़्यादा नहीं है। तो वो कह सकती है कि तेनू अल्लाह पूछे। अगर इतना सुन के भी बंदा ठीक नहीं होता तो समझे उसने नहीं होना ठीक, क्योंकि आपने बीच में अल्लाह डाल दिया है। नहीं, और बात आपकी ठीक है। मैं हाँ, ये एक बात जो मैं अगेन चूँकि मौका है तो मैं कह सकता हूँ। आई थिंक प्राइमरीली जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, डोपामीन जो होती है ना, ये खुशी का हार्मोन, हम सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, ये उस वक्त बॉडी में लिबरेट होता है जब हमें रिवॉर्ड मिलता है या हमारी कोई तारीफ़ करता है। तो अच्छे माहौल घर के रखने के लिए आई थिंक मियाँ को दिन में 3-4 मरतबा अपनी बीवी की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इन मौक़ों पे, जब उसने कपड़े नए पहने हों, जब उसने कोई खाना अच्छा पकाया हो, कभी उसने कोई
बल्कि मैं तो यहाँ कहूँगा बच्चे अगर टॉप करके अच्छे नंबर लेके आते हैं तो उसको तारीफ बच्चों से ज़्यादा माँ की करनी चाहिए। ये वो चीज़ें होती है। देखें, इंसान की फितरत ये भी है कि उसको जब आप एक्नॉलेज करते हो ना तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि मैं कुछ और करके दिखाऊं। और अगर हर वक्त आप सड़ी गली बातें करते रहते हो, क्रिटिसाइज करते रहते हो, तो एक तो वो डिप्रेस हो जाता है और डिप्रेशन में उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट उनसे ज़्यादा करना चाह रही हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते। एक्चुअली इंसानों के दरमियान जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है वो ड्रिफ्ट वे करना है, जो कि आमतौर पर उस तपिश की वजह से होता है जो कि दो इंसानों के दरमियान रिलेशनशिप से पैदा हो रही है। अब देखें कि अगर आप देहाती माहौल से शहरी माहौल की तरफ और फिर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ आप नज़र डालें तो देहाती माहौल में होम रन अवे बहुत कम पाया जाता है, लेकिन शहरी माहौल में नौजवान 6 में से 1 रन अवे कर जाता है, लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर आप यूरोप में देखें तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम 18 साल के हों और हम घर से चले जाएं, और वालिदैन भी कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम चले जाओ। वहाँ डिवोर्स रेट भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, 50% डिवोर्स रेट है, इतना हाई डिवोर्स रेट है। तो आप सोच लें कि जिनकी हम तकलीद कर रहे हैं वो एक दूसरे को काफ़ी दुख दे रहे हैं, वरना वो बच्चे घरों से उनके ना जाते, वरना वो मियाँ बीवी आपस में डिवोर्स ना लेते। क्योंकि जहाँ भी आपको तनाज़ात की खबर मिलती है जिसका सलूशन निकालने की बजाय सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं, तो नेचुरली वहाँ कोई ना कोई ख़राबी बहुत इनहेरेंट है और उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अभी जैसे आजकल बड़ा रवाज है कि मियाँ बीवी की शादी हुई, कुछ ऐसे छोटी मोटी शिकायतें हुई और 2-3 सहेलियाँ उसे मिलती हैं जो पहली तलाक ले चुकी हैं, कहती है बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इससे निकलो। अच्छा, ये जो सोच है ये अपने भाई के बारे में वो नहीं सोचती कि मेरे भाई से मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो इसको मैं ख़त्म कर दूं, मेरे अब्बा से मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो मैं इसको ख़त्म कर दूं। लेकिन खामद के साथ या बीवी के साथ मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसे मैं हील नहीं करूंगा, उसको मैं ख़त्म कर सकता हूं। तो यहाँ फिर वो पुरानी बात एक आ जाती है, गंदी सी बात कि औरत पाँव की जूती होती है, पूरी ना आए तो बदल लो। तो अब खाली औरत पाँव की जूती नहीं, अब मर्द भी पाँव का जूता है कि चाहो तो रखो, चाहो तो बदल लो। तो ये हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, तनज़ली कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और हीट जनरेट हो रही है तो आप उस रिलेशनशिप पे काम करो, उस हीट पे काम करो, बजाय इसके कि आप ड्रिफ्ट अवे होते हो, जिससे कि आप पहले से भी ज़्यादा मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते हो, जो कि आपको यूरोप में और अमेरिका में नज़र आ रही है। टॉलरेंस लेवल भी हमारी यंग जनरेशन का बहुत कम होता जा रहा है आजकल अगर हम देखें तो, जिसकी वजह से ये सारे जो है ना, वालिदैन जब तरबियत कर रहे होते हैं तो आजकल के बच्चों की जो पैम्परिंग है ना बिल्कुल इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे जो हैं वो कुछ भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, उनकी माएँ सब कुछ करती हैं और यूं करते करते बग़ैर किसी ज़िम्मेदारी के बच्चे जवान होते हैं और उनकी मेमोरी में हमेशा यस मिली होती है उनको, और जब वो रियल लाइफ में जाते हैं जहाँ नो मिलती है, जब वो वर्क प्लेस पे जाते हैं जहाँ उनको ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, तो वो बर्न आउट हो जाते हैं जल्दी से। बल्कि इसी का थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन आपको बताता हूँ कि इवन आफ्टर मैरिज जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है तो माँ बाप आजकल के वो सिलसिला जारी रखते हैं। वो बजाय इसके, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जब बेटियों की शादी होती है ना तो आई ऑलवेज़ गिव 3 मशवरे मेरे होते हैं। एक मेरा मशवरा तो हमेशा ये होता है कि लड़की जब ससुराल में चली जाती है तो लड़की की जो माँ है वो अगले 3-4 महीने उसको फ़ोन ना ही करे तो बेहतर है। बिकॉज यू नो एवरी टाइम आप उनको एडजस्ट नहीं होने दोगे व्हेन यू टॉक टू देम। नंबर 2, इसी तरह जो लड़की है उसकी हमारे यहाँ कुछ बेडरूम टॉक्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, घर की भी वो होती हैं, उनको ना सहेलियों से डिस्कस करना चाहिए और ना ही माँ बाप से करना चाहिए। क्योंकि जो रवैया डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं ना कि वो माँ ने सारी उम्र उसको यस 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 सुनने की आदत डाल दी है, तो अब जब उस ससुराल में जाती है तो फिर वहाँ पे उसको यस नहीं मिलती, और अगर वो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहे तो उसकी जो
बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली माँ है, वो उसको कहती है कि नहीं तुम ठीक हो, और वो उसको दोबारा यस देना चाहती है। तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी बदलते हुए हालात हैं इनके मुताबिक हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दें, बट देखिए एट द सेम टाइम उस इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो हमारी, देखिए हमारी इन रिवायात को भी चेंज होने में वक्त लगता है। आप इंग्लैंड की पुरानी किताबें पढ़ के देख लें, नॉवेल्स निकाल के देख लें, फिल्में पुरानी बहुत सारी बातें जो हमारे यहाँ जिन्हें हम अभी दकियानूसी कहते हैं वो उनके यहाँ भी थी। मिसाल के तौर पे शादी जब की जाती थी, आज से 400 साल पहले की बात है, तो गोरा भी जो था शादी करने से पहले वही लवाजमात देखा करता था जो हमारे यहाँ फैमिलीज़ के अंदर देखा जाता है। इसी तरह जो ट्रेडिशंस हमारी थी उन्होंने वक्त के साथ, चूँकि वो ज़्यादा मैकेनाइज्ड दुनिया बन गई है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रह रहे अपनी दुनिया में हैं और जब कॉपी उनको करने की कोशिश करते हैं तो वो गैप हम फिल नहीं कर सकते, वहाँ हमारी साइकोलॉजिकल इशूज। या मियाँ बीवी की ज़िंदगी में एक जो नया फिनोमेना है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और बहुत सी लड़कियां जब माँ बाप के घर में होती हैं और वो वॉशरूम में 3 घंटे लगाती हैं, तैयार होने में 2 घंटे लगाती हैं, शॉपिंग में बहुत टाइम खर्च करती हैं या ज़िम्मेदारियां नहीं उठाती, तो उनके घर वाले उन्हें बायस्ड होने की वजह से मार्जिन देते हैं। हमारी बेटी है, ससुराल जाएगी तो फिर इसको मुसीबतें पड़नी ही हैं, तो चलो घर में इसको आसाइशें दे दें। जब वो ससुराल में जाती है और वॉशरूम में 2 घंटे 3 घंटे लगाती है, जो कि एक OCD है, जो कि एक बीमारी है। मैं आपको बताऊं कि हमने कई दफ़ा देखा कि लड़कियां ससुराल से वापस भिजवा दी जाती हैं कि इनका कोई इलाज कराएं, इनके तो मसाइल हैं, ये तो हमें अटेंशन नहीं देती। उनको OCD का पता नहीं होता और बाद में डायग्नोसिस होता है कि उनके अंदर OCD है। उनको लगता है कि जरासीम है हर तरफ, वो अपने दुपट्टे के पल्लू से दरवाज़ा खोल रही हैं और फिर दुपट्टा धोने वाले कपड़ों में फेंक रही हैं और किसी को करीब नहीं आने दे रही, अपने बिस्तर पे नहीं बैठने दे रही कि जरासीम लग जाएंगे। तो ये एक नया फिनोमेना है जिसमें लड़कियों को कुछ ना कुछ इलाज पहले से करना चाहिए और प्री मैरिटल काउंसलिंग और प्री मैरिटल प्रेपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शादी वैसे तो कभी भी सिंपल फिनोमेना नहीं था, लड़की के लिए ये बहुत बोझल फिनोमेना था। बच्चे पैदा करने हैं, 9 महीने पेट में रखना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इवन जो लड़कियां घर में रहती हैं, काम नहीं करती, उनके ऊपर काम का ज़्यादा बोझ होता है। यानी कहने को वो हाउसवाइफ हैं पर वो ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं और उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इसके अलावा अगर उन्हें कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जैसे कि OCD, और इतनी प्रीऑक्युपाइड हैं कि उनके दिमाग में एक उधेड़ बुन रहती है, यानी उधेड़ उधेड़ के चीज़ें बुन रही होती हैं वो, और वो अटेंशन नहीं दे सकती क्योंकि ससुराल वाले बहुत अटेंशन सीकिंग होते हैं। वो कहते हैं लड़के को अटेंशन दो या न दो, हमें तो दो। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें इवन बोथ जेंडर्स ही, मेल फीमेल बोथ, किसी ना किसी तरीके से अटेंशन सीख कर रहे होते हैं। मर्दों की बात करें तो जी आज हमने ये गाड़ी ली, आज मैं यहाँ गया, मैं इस बाइक पे बैठा हुआ। औरतों की बात करें तो मैं सैलून गई, मैंने ये इस ब्रांड का जोड़ा पहना हुआ है, हम यहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तो कहीं ना कहीं दोनों जेंडर्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में। तो ऐसा क्यों है कि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया लोगों में कि लोग एक रेस में आ गए कि भाई हाँ हमने आगे जाना सबसे। ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में अब है क्योंकि हमारी जो सोशल एक्टिविटी है, जैसे पहले होती थी कि पुप्पो के घर गए तो एक हफ़्ता वहीं रह लिया और मामू के घर जाके तो भूल ही जाएं। लेकिन अब हमारी चूँकि ज़िंदगी मसरूफ़ है, ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं, तो वो जब चाहें अपनी सोशलाइजेशन ऑन कर सकते हैं, पर उसकी एक हद होनी चाहिए। आप ऑटोमेशन को ले लें या टेक्नोलॉजी को ले लें, इसका अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो ठीक है, अगर आप इसका नुकसान उठाते हैं तो आप खसारे के सौदे कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि ऑटोमेशन है, अगर इसकी नीयत इंसानों को अवॉइड करना है तो फिर आप समझे कि आगे जाके आप ट्रैप में फंस जाएंगे। और अगर आपको इससे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी होती है, जैसे कि
मेरी ज़िंदगी में सेल फ़ोन से बहुत आसानी है कि मुझे कहीं भी रब्ता किया जा सकता है। मेरे अदारे और मेरे क्लाइंट्स मुझे जब चाहे रब्ता कर सकते हैं। उनको पता है कि क्या टाइम सूटेबल है, क्या टाइम सूटेबल नहीं है। इसके अलावा मुझे बहुत आज़ादी मिलती है टेक्नोलॉजी से। पहले मैं हर हफ्ते कराची जाता था, वहाँ मेरे हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद, मरी, तो अब मैं जूम मीटिंग्स कर लेता हूँ, तो उसका फ़ायदा तो मुझे होना चाहिए। इसमें एक बेसिक प्रेमिस है, वो ये है कि आप जितना ऊंची पोजीशन पे हैं किसी अदारे में, या जितना आप ज़्यादा काम कर रहे हैं इस दुनिया में और अहम काम कर रहे हैं, उतना ही आपके पास फुर्सत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी टाइम है, जो सोच विचार का टाइम है, आपकी तरक्की उस पर डिपेंड करती है, और जो आप एक्चुअल काम करते हैं आपकी तरक्की उस पर डिपेंड नहीं करती। तो जो पहले काम हम हफ्तों में करते थे, अब तो 1 घंटे में हो जाता है। तो उसकी कुछ एडवांटेज 50% तो अपने आप को देनी चाहिए। रिशा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं ये कहूँगी कि इंसान को, मतलब कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको चाहिए कि वो रियल लाइफ में ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि वो फेक वर्ल्ड में जाएं और ये फ्लेक्स वगैरह करना छोड़ दें। अगर वो चीज़ निकाल देंगे ना अपने ये अंदर से, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ये ख़त्म कर देंगे, तो ये उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये इंसानों को इंपॉर्टेंस दें, रियल कंपनीज़ को एंजॉय करें। आपके जो रियल आपकी जो कंपनी है, आपके साथ कोई बैठा हुआ है, आप उसको एंजॉय करो, आप उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज रहो। इन चीज़ों से इनको निकाल दो कि हमने जाना है, हमने स्ट्रीक बनानी है, हमने स्नैपचैट पे जी अभी स्टेटस लगाना है, अभी कुछ ऐसे करना है, ये सब निकाल दो, फिर इस लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी आपके इस पर्सपेक्टिव से। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉलर कहाँ से? हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है हसन आपका? मेरा सवाल है कि मैं अपनी बेगम को कुछ कहता भी नहीं हूँ तो ऐसे ही रोना शुरू कर देती है। ये तो हो गया। ये अभी हो चुका है। जी आगे तो बताएं। उसको बाहर लेके जाऊँ खाना खिलाने के लिए तो होश हो जाती है, इतने पैसे भी लग जाते हैं, पैसे लगने के बाद होश हो जाती है। अच्छा, आई थिंक ये पैसे लगाता हूँ तो खुश हो जाती है, वरना रोती है। आई थिंक ये तो खैर एक थोड़ा सा इसमें मिजाज भी है, ये मसला बढ़ गया है। हाँ नहीं, लेकिन तो लगता है आज सारे शोहर तंग हैं अपनी अच्छा बीवी देखिए, आपकी सहेलियों में मर्द कॉल कर रहे हैं सारे। मसले मेरे ख्याल में मर्दों को आई थिंक मैं बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म की ये कॉल्स थी, ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है ना कि आप बाहर खाना खाने ले जाएंगे तो बेगम खुशी होगी, आप शॉपिंग कराएंगे तो उसने खुशी होना है। आई एम कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया का। देखिए, सोशल मीडिया का अब ये हाल हो गया है क्योंकि उसके बगैर तो अब रह नहीं सकते, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में भी है। अब लोग कपड़े अच्छे इसलिए ख़रीदते हैं कि उसकी तस्वीरें लगा के हमने दिखानी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख लें, जो रेस्टोरेंट में हम खाना खाना जाते हैं तो आपकी चॉइस, आपको ये होता है कि जी चूँकि मैंने लगानी है बाद में पिक्चर्स पोस्ट करनी है, तो मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे पिक्चर्स अच्छी बने। अब इसका ये क्यों हम कर रहे हैं, इसका जवाब पहले भी हम देख चुके हैं, डॉक्टर साहब भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ। देखिए, ये एडिक्शन बनती जा रही है। बिल्कुल। और ये एडिक्शन इस किस्म की बनती जा रही है कि हमारे यहाँ जो फ़ोन होता है ना, हम 1 घंटे के लिए उसको खोले बगैर नहीं रह सकते। ऐसा ही है। और बाज़ों का, और मैंने ये भी देखा है, मेरे जो यानी वो तबका जो काम करता है मेरे साथ, मेरे पास एक फ़ोन है, उनके पास 2-2 फ़ोन होते हैं। अच्छा, फिर उनकी एक दिन क्या हुआ कि मैंने वैसे ही फ़ोन खोला तो मुझे देखा कि ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, फिर मैंने गौर किया तो मैंने देखा ये तो गाड़ी भी मेरी लग रही है। फिर मैंने गौर किया तो मैंने कहा ये तो फूल मेरे घर के लग रहे हैं, लॉन के। तो वो मैंने देखा तो मेरा ड्राइवर था। तो वो बाद में फिर जब उसको मैंने फॉलो किया तो वो तो बहुत बड़ा टिकटॉकर था। वो करता गया था कि अब वो कभी मेरी गाड़ी में से सर बाहर निकाल के किसी में से उस पर वो बना रहा होता था। तो अब कहीं मैं गया तो उसको तो मैं बाहर छोड़ गया। अब ये सारे लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स पढ़े लिखे या अनपढ़ हो, एक जैसे ही होते हैं सारे। सिर्फ पढ़े में और अनपढ़ में इनहिबिशन का फ़र्क होता है। जो आप तालीम ज़्यादा करते हैं ना और आपको मैनरिज्म ज़्यादा, तो आप इनहिबिट खुद को कर रहे होते हैं। वो जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि इंसान जानवर की जिबल्लत और वो सारी बातें वैसी ही हैं। तो इस जिबल्लत के तहत
पीपल गेट एडिक्टेड जब उनकी तारीफ की जाए Exactly. और जब वो दिखावा करे और जब वो जो आपका टॉपिक है वो अटेंशन सीख करे। और आई तो थिंक ये सब सभी कर रहे हैं, सब लोगों मेल में ही फीमेल है। सभी जिस कर रहे तरह हैं। से अगर हम देखें सोशल मीडिया पे हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हाँ। अच्छे से अच्छे की जो दौड़ है ना, उसके लिए जो है ना वो ये सब, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने बात की कि जो उनका ड्राइवर है, ये सिर्फ ये नहीं कि मतलब अपर क्लास में ये है या मिडिल क्लास में है, ये लोअर क्लास में भी है, वो भी अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाना देखिए, चाहते लोग हैं। और अच्छा एक दिख रहे चीज़- होते हैं हाँ। और कुछ लोग कुड़ रहे होते हैं कि देखो सब लोग अच्छे दिख रहे हैं, मैं अच्छा, मैं ही एक अच्छा हूँ। आपके उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूं। हमारे ज़माने में, बहुत पुराना ज़माना, हमारे ज़माने में जो जेन्युइनली खूबसूरत होता ना तो वो खूबसूरत लगता और नज़र आता। अब फिल्टर्स आ गए हैं। अब तो आप जो शक्ल इख्तियार करना चाहते हो, जो रंगत इख्तियार करना चाहते हो, आपको 1 मिनट लगता है बिल्कुल। एंड यू आर राइट देयर। सो आई मीन इससे भी एक बहुत बात फर्क- मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ना कि आप बीवी को शॉपिंग कराने ले जाएंगे या ड्राइव पे ले जाएंगे या होटल में खाना खिलाने ले जाएंगे तो वो खुश होगी। मेरी अर्ज़ इस बारे में यह है कि जो आपका घर है ना, अगर वो ठीक है तो आपके घर का हर फर्द जो है वो घर पहुंच के सुकून महसूस करेगा, घर से कहीं बिल्कुल। बाहर जाके नहीं। और ये Escape नहीं एक मांगेगा। उसका नेमुल बदल है कि घर में चूँकि बहुत तपिश है, बहुत सेक है, एक दूसरे से मुश्किलात आ रही हैं, तो उनको पता होता है कि जब हम किसी होटल में बैठ के खाना खाएंगे, तो वहाँ हमें एम्बियंस सुकून अच्छी मिलेगा, होगी, relief मिलेगा। लोग relief आके मिलेगा। पूछेंगे क्या खाना है, बैरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा। Importance मिलेगी। तो वो जो असल चीज़ है, मतलब मैं अपनी बात ये करता हूँ कि मेरी अर्ली इवनिंग में ही ख्वाहिश होती है कि मैं सीधा घर पहुँचूँ। सीधा घर पहुँचने वालों की तादाद हमारे शहर में बहुत कम है। कम है। और हालांकि मैं अपने काम काज पे कोई 3:30 पहुँचता हूँ और 7:30 बजे मैं वापस भी आ जाता हूँ और मैं सुबह वर्क फ्रॉम होम करता हूँ कुछ। तो मुझे यूँ लगता है कि जितनी भी वकेशंस होती हैं उससे वापसी पे लोग ज़्यादा थके हुए और स्ट्रेस्ड होते हैं। जितने भी लोग जो हैं होटलों में खाने खाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, शॉपिंगें करते हैं, वापसी पे वो सड़े होते हैं। जब तक वो बुनियादी जगह जो कि घर है आपके लिए एक हैबिटेट नहीं है अच्छा, अगर आपको वहाँ आके सुकून नहीं मिलता तो फिर आप सारी दुनिया में कहीं भी चले नहीं, you're 100% right, but I think for a change, sometimes you're very happy at home, ऐसा नहीं है, but sometimes you're happy at home and for a change बिल्कुल, you want change to is go, always वो a एक good change thing। भी चाहिए अच्छा, होता इन द है। एंड अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं कि उन्हें अटेंशन सीख करने के लिए मुख्तलिफ हरबे ना अपनाने पड़े। वन लाइनर सर, शॉर्ट आप क्या कहेंगे? वर्किंग ऑन मी, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप Self-love? समझते हैं कि आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो आप खुद अच्छा पार्टनर बनने की कोशिश करें, इसमें कोई रुकावट नहीं। खुद अच्छा पार्टनर का बनने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर से गुस्से का कला कमा करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनाएं, आप नींद ज़रूर पूरी करें, नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई ख़र्चा नहीं। एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज पे कोई ख़र्चा नहीं है। ग़िज़ा सिर्फ वो लें जो सस्ती वाली है, दालें, सब्ज़ियाँ, इस तरह की चीज़ें। और टॉप मोस्ट चीज़ जो दुनिया में आज मानी जाती है, हार्वर्ड की स्टडी है कि अगर आप लंबी ज़िंदगी पाना चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, तो उसका राज ताल्लुकात में है। अगर आप ताल्लुकात को फोकस कर लेते हैं कि आपके ऑल अराउंड सिग्निफिकेंट प्लेसेस पे ताल्लुकात अच्छे हैं, बीवी के साथ, खामद के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, अहले मोहल्ला के साथ, वर्क प्लेस पे इर्द गिर्द, तो ये 25, 30, 40 लोग हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो आपकी ज़िंदगी एक नई नहज पे चल निकलेगी। और ताल्लुकात जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप इज़ द की, और ये आखिरकार ये 85 साल स्टडी है, हार्वर्ड की 85 साल स्टडी है। ये 100 साल तक चलती रहेगी लेकिन हर 15 साल के बाद उसके वो नताइज देते हैं। तो जो ताज़ा नताइज उन्होंने 3 साल पहले दिए थे वो ये थे कि खुशी का राज फेमस होने में नहीं, रिच होने में नहीं, खुशी का राज अच्छे ताल्लुकात में है। में। जी अरीशा।
शॉर्टली। हाँ, खुद को मी टाइम दें। मैं तो ये कहूँगी कि जो चीज़ें आपको खुश करती हैं वो चीज़ें करें आप, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट होती है, आप वो सब चीज़ों में इंगेज रहें और बस। जी फायका। बिल्कुल, अपनी मेंटल हेल्थ पे जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करें। जब आपकी अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आई थिंक कोई भी चीज़ आपको जो है वो ख़राब नहीं कर सकती, कोई भी डिस्टर्ब चीज़ नहीं आपको कर सकती। डिस्टर्ब नहीं कर नहीं कर सकती। सकते। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक ऑथेंटिसिटी, आपको अपनी नज़रों में ऑथेंटिक होना चाहिए। आप अगर ऑथेंटिक होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, आपके ताल्लुकात भी अच्छे होंगे और आप प्योर होंगे। देखिए, जो अनप्योर आदमी होता है ना, या इम्प्योर आदमी होता है, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती और वो फेक खुशी हासिल करता है। तो बी प्योर बी ऑथेंटिक एंड बी ऑथेंटिक। बी हैप्पी। चलें, तो इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से इस औरतों के और इवन मर्दों के भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स को एक्सप्लेन किया है, उसकी प्रिकॉशंस भी बताई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।